देखिए, वैसे तो मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ। शहर में आके बस गया। पढ़ाई मेरी शहर में ही हुई, बुनियाद भी शहर में ही पढ़ी, लेकिन पाठशाला गांव में किया मैंने। और मेरे पिताजी रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर थे। जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर गोरखपुर में हो गया तो गोरखपुर में उनको क्वार्टर मिल गया और मैं फिर गोरखपुर सपरिवार चला गया। तो वहाँ रेलवे स्कूल में हमको दूसरा तीसरा क्लास में एडमिशन हो गया। वहाँ लगभग 8वें क्लास तक हम पढ़े। ये वहाँ से जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बरौनी हो गया, तो जब बरौनी हो गया तो यहाँ पर आके हम हायर सेकेंडरी में एक स्कूल है RKC चौरिया हायर सेकेंडरी स्कूल बरौनी में, वहाँ मेरा 8वें क्लास में एडमिशन हुआ। वहाँ 8वें क्लास में हुआ तो सरस्वती पूजा होती थी। सरस्वती में बच्चे कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, एक्टिविटी तो होती है, और गुरुजी भी चाहते हैं कि कुछ कोई गाना गाए, कोई बजाए, कोई नाटक करे, कुछ करे। लेकिन कुछ कुछ गतिविधियाँ वहाँ बुनियाद पड़ गई थी। वहाँ से मैंने नाटक के बारे में जानना शुरू किया। तो वहाँ इंस्टीट्यूट तो था, वहाँ बरौनी में भी था, लेकिन इत्तफाकन था कि वहाँ के क्वार्टर को छोड़कर हम लोगों को गढ़हरा रेलवे इंस्टीट्यूट के पास आना पड़ा। तो गढ़हरा में जब आए तो यहाँ एक नया इंस्टीट्यूट का हॉल बना था। हॉल ओपन था, सिर्फ मंच बना था। नाटक की बुनियाद हमारी वहीं पड़ी। तो निर्मोही जी एक गार्ड थे वहाँ। निर्मोही जी कवि भी थे और गार्ड थे। तो उन्होंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक सुल्ताना डाकू टाइप का उस तरह का उन्होंने लिखा था। उस तरह के कैरेक्टर्स था। तो हम लोग कुछ लड़कों ने मिलकर उसको मंचित किया। 66 में ये जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसमें BSc पार्ट 1 में मैंने एडमिशन लिया था। तो उसी दरमियान एडमिशन में ही उसी क्लास में सतीश आनंद से मेरी मुलाकात हुई। और मैं वर्चुअली नहीं जानता था कि सतीश आनंद कौन है, क्या है, लेकिन हम लोग क्लासमेट थे। वो यहाँ एक ग्रुप था मीठापुर में, ब्लू किट्टी ऑर्केस्ट्रा। ये ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था, लेकिन वो गाहे बगाहे नाटक करता था। तो उसमें एक नाटक हो रहा था, और उस नाटक में मैं CID इंस्पेक्टर बना हुआ था। उसी नाटक में मैंने देखा कि एक चोर की भूमिका वो कर रहे हैं। तो वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई। उसके बाद एक संस्था मृत प्राय पड़ी हुई थी, उससे एक मात्र नाटक हुआ था पहले, और संस्था का नाम था कला संगम। तो वो संस्था का पुनर्जन्म जो है, फिर हम और सतीश आनंद दोनों ने मिलके उसमें काम करना शुरू किया। एक बार देहरादून में इसी आधे अधूरे नाटक का शो करना था। उसकी एक विचित्र घटना है, मैं बताता हूँ आपको। ये नाटक लेके हम लोग गए थे, करीब हमको लगता है 74 वगैरह की बात होगी। मैं उसमें आधे अधूरे में बेटे की भूमिका करता था। 5 तरह के अभिनय वही सतीश करते थे, बाकी विनीता अग्रवाल करती थी, और बिन्नी और किन्नी। तो ये नाटक देहरादून में बहुत ही हिट हुआ, और देहरादून के टाउन हॉल में ये नाटक मंचित हो रहा था। उस हॉल में इतनी ऑडियंस आ गई कि मजबूरी हम लोगों को बाद में इसके लिए दूसरा भी शो करना पड़ा। उस वक्त एक नाटक तैयार होने में कितना वक्त लगता था? कम से कम 3 महीना, 3 से 4 महीना लगता था। एक नाटक को मुकम्मल मतलब बढ़िया बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता था, और कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे डेली देना पड़ता था। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक आप जानते हैं, आम्रपाली। और आम्रपाली नाटक ने हमको बहुत प्रभावित किया, और उसमें मैंने अजातशत्रु की भूमिका की थी। उस नाटक में सम्राट की भूमिका करने के बाद सारिका में मेरे नाम के आगे सम्राट ही छप गया, सुमन कुमार सम्राट।
तो सम्राट के नाम से काफ़ी लोग आज भी परवेज अख्तर या सुलभ हो, ये सब लोग मुझे सम्राट ही बोलते हैं। जो पुराने लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले हैं, ये सारे लोग बोलते ही हैं। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन हैं? देखिए, मेरे आदर्श अगर सचमुच माने तो पटना में उस समय इस तरह की कोई हस्ती नहीं थी जिसको कि हम अपना आदर्श मान के आगे चलते, लेकिन एक हिदायतकार के रूप में सतीश आनंद का नाम था। तो आदर्श के रूप में ऐसे अगर मानता हूं तो अभी जो NSD के हमने कहा कि आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर जी, इनसे मिलने का सौभाग्य मेरा कहाँ हुआ तो कलकत्ता में। देवेंद्र राज अंकुर जी कलकत्ता में कहानी का मंचन करवा रहे थे और हम लोग गए हुए थे 2-3 नाटक लेके। तो इनके कहानी के मंचन को देखने का पहली बार वो अवसर प्राप्त हुआ 84 में, 84 की बात बता रहा हूँ मैं। अब आदर्श के रूप में मानता हूँ तो कई आदर्श हैं। अब मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम नहीं लूँ। यदि आप रंगकर्मी न होते तो संभवतः क्या होता? तो मैं स्पोर्ट्समैन होता, क्योंकि उसमें भी मेरी बहुत दिलचस्पी थी और मैं फुटबॉल भी खेलता था। तो गढ़ारा में जब था तो वहाँ फुटबॉल का बहुत प्रचलन था और यहाँ से ईस्ट जोन से माने हम गोरखपुर गए थे खेलने के लिए, तो उसमें भी मैं गया हुआ था। तो फुटबॉलर के रूप में और हॉकी प्लेयर के रूप में भी बहुत अच्छा था। समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? हमारे समाज में जो अवेयरनेस है, जो घृणा है, जो वर्षों से चली आ रही है एक परंपरा जो बंधी हुई है, उसको तोड़ने की जरूरत है। और उनको ये इसीलिए रंगमंच जरूरी है ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि अगर आप इस तरफ आइएगा तो आप गलत काम नहीं कीजिएगा, कम से कम अच्छे काम करने की तरफ आपका झुकाव होगा। और शिक्षण संस्थानों में भी रंगमंच की ज़रूरत है, लेकिन क्या है कि म्यूजिक का टीचर होगा, डांस का टीचर होगा, क्राफ्ट का टीचर, लेकिन नहीं देगा नाटक के टीचर को। एक रंगकर्मी को कैसा होता है? रंगकर्मी को सहृदय होना बहुत ज़रूरी है। सब पक्ष की वजह से अब रोड चलते हुए आप किसी भिखारी को देखते हैं, आपको दया आ जाती है कि आप अगर रंगकर्म करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या कैसे चलता है, कोई लगड़ा के कैसे चलता है, कोई तुतला के कैसे बोलता है, कोई हकला के कैसे बोलता है, कोई अंधा है तो वो कैसे चला जा रहा है सड़कों पे, क्या सोच के जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। और जब आपका ऑब्जर्वेशन मजबूत होगा, जब आप मुकम्मल हो जाएंगे इस मामले में कि आपने ऑब्जर्व किया, तब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं रंगमंच के माध्यम से। और आपको समझदारी होनी चाहिए, और समझदारी तभी होगी जब आप पढ़ना लिखना शुरू करेंगे और रंगमंच की किताबें पढ़ेंगे। लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए, इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, आज हमारा रंगमंच कहाँ है। तो ये जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप ऐसे ही जाके खड़े हो जाइएगा और क्या बोलिएगा, क्या कीजिएगा। तो ये सब बातें हैं। तो जब आपने शुरुआत की थी और आज, हाँ, क्या अंतर आया है रंगमंच में? देखिए, शुरुआत के दौर में तो सुविधाएं रही थी नहीं, नगण्य थी। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, चाहे वो पारसी रंगमंच हो, चाहे वो ऐतिहासिक रंगमंच हो। अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे नए रंगकर्मियों? मेरा ये मंतव्य है, मैं ये चाहता हूँ कि रंगकर्मी को सबसे पहले अपने आप को उस स्वरूप में ढालना होगा जहाँ से आप बुनियाद अपनी मजबूत कर सकें। अगर आप बुनियाद अपनी मजबूत नहीं करेंगे तो आप बुनियाद मजबूत करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको दृष्टि हर तरफ रखनी पड़ेगी। आप दृष्टि अगर जमा के रखेंगे तो आप जम सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, न थक के बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, ज़मीन थक गई, आसमान बाकी है। करते रहिए।